हाय आदाब सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं बिहार की राजनीति की, खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की। जी हाँ, आप स्क्रीन पे ये तस्वीर देख रहे हैं। एक साथ अख्तरुल इमान साहब, राणा रंजीत साहब प्लस गुलदस्ता देते हुए। जी हाँ, ये है भगत जी, यानी भगत यादव जी। आप समझ सकते हैं यादव मैं क्यों कह रहा हूँ कि जिस तरह से बीते दिनों प्रस्ताव दिया गया था आरजेडी को, आरजेडी नहीं बात मान रही है और अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आया। इससे साफ हो गया है कि ऑल इंडिया मजलिस को अपने गठबंधन में नहीं शामिल करने वाले। बीते दिनों आपने देखा कि रेणुका यादव मधेपुरा से ज्वाइनिंग किया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। उसके बाद अब भगत यादव जी आ रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं कि शेरघाटी विधानसभा में भी ऑल इंडिया मजलिस अपना प्रत्याशी देने जा रही है। कहा जा रहा है कि एक शिष्टाचार मुलाकात थी, लेकिन ये मुलाकात कुछ और ही दर्शा गई। दरअसल मैं आपको बता दूं तो ये शिष्टाचार मुलाकात थी, बात हुई राजनीति की। बस आरजेडी का इंतजार हो रहा है कि गठबंधन में लेंगे या नहीं लेंगे। जैसे ही मैं आपको बता दूं, बहुत सारे हमारे साथी मित्र कमेंट्स करते रहते हैं कि भैया ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन क्यों नहीं पूर्व विधायक या एमएलसी या पूर्व जो नेता है उनको क्यों नहीं ज्वाइनिंग कराते। भैया मैंने कहा था आपको पहले भी कि वेट करो, ऐसे ऐसे धाकड़ नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में ज्वाइनिंग करने जा रहा है जिसे देखकर सुनकर आप लोग भी चौंक जाएंगे। क्योंकि आपको मैं बता दूं, पूरे हिंदुस्तान में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबसे अगर कहीं मजबूत रहेगी तो वो है बिहार। बिहार में आने वाले समय में इनका भविष्य दिख रहा है और साफ साफ लोग भी कह रहे हैं। पहले जो नाम लेते थे कि अरे नहीं वो तो मुस्लिम की पार्टी है, अब वही लोग कहते कि नहीं यार हक हुकूक की आवाज़ उठाता है असदुद्दीन ओवैसी साहब। क्योंकि जब जाते हैं चाय की टेकरी पे, कोई शॉप पे, कोई मार्केट में जब बातचीत चलती रहती है तो एक बार न एक बार असदुद्दीन ओवैसी की बात ज़रूर चलती है। इसीलिए आने वाले दिनों में जो बिहार एक ऐसा राज्य होगा जहाँ पे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीएम भी बने। बस वेट इंतज़ार करना है। और जिस तरह से कहीं ना कहीं जो आरजेडी के यादव या इंडिपेंडेंट यादव खासकर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ रहा है और साफ कहना है, जो लोग ये भ्रम में थे कि अरे भाई हिंदू वोट नहीं करेंगे, अब हिंदू कैसे वोट करेंगे, आप आने वाले समय में आपको गणित सब समझ में आ जाएगा। जहाँ पे यादव और मुस्लिम की संख्या ज़्यादा है वहाँ पे मुस्लिम को भी टिकट दिया जाएगा और यादव को भी टिकट दिया जाएगा। और जो तेजस्वी माई समीकरण की बात करते थे आज सबके दिलों में, जी हाँ, जिस तरह से जो खबर चली ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने प्रस्ताव भेजा और पूरे हिंदुस्तान की मीडिया में ये खबर चली कि भैया सामने से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन प्रस्ताव दिया लेकिन आरजेडी कोई जवाब नहीं दिया, तो ये सब के दिल में कहीं ना कहीं घर कर गया हुआ है। और ये चीज़ आने वाले दिनों में अगर तेजस्वी यादव समय रहते संज्ञान नहीं लिया, 2025 का जो सपना है तेजस्वी यादव का, वो सपना सपना ही रह जाएगा, ये रियलिटी है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि जैसे अगर इस हफ्ता इस वीक में अगर आरजेडी से कोई जवाब नहीं आता है तो अगले सप्ताह से आप देखेंगे उसी में भगत जी अपने 200 समर्थकों के साथ आएंगे और भव्य तरीके से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शामिल होंगे। और उसके बाद उनको प्रत्याशी शेरघाटी से बनाया जाएगा, क्योंकि शेरघाटी विधानसभा ऐसा सीट है जो यादव बहुल विधानसभा सीट है। भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में बहुत सारे यादव होने के कारण, जी हाँ, उस पर मंजू अग्रवाल जीत गए, लेकिन उससे पहले 2015 की बात करूँ तो वहाँ पे जेडीयू के यादव जीते हुए थे। इसीलिए कहा जा रहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, जो लोग कहते हैं 30, 40, 50, 60 सीट पे लड़ेगी, भैया आप वेट करो। पिछले बार भी आपको कहा था कि 150 प्लस की बात चल रही है, अगर आरजेडी अपने गठबंधन में नहीं शामिल किया तो कहीं ऐसा ना हो सके अब जो बात चल रही है कि 200-300 पे सीट चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों ऐसा? जिस तरह से जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेता लोग बात करते हैं, मैं आपको बता दूं कि 2020 के विधानसभा चुनाव में जैसे एनडीए गठबंधन से चिराग पासवान को अलग कर दिया था और 137 विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ दिया अकेले, और उसके बाद नीतीश कुमार को कहाँ ला दिया, कहाँ 76-77 सीट और उसका 43 पे ला दिया, किसी से छुपा हुआ नहीं। इसीलिए अगर सामने वाला को अपना रियलिटी दिखाना है तो आपको अधिक से अधिक विधानसभा सीट पे चुनाव लड़ना है, तभी आपको सामने वाला महत्व देंगे। जिस तरह से इस बार एनडीए कैसे पकड़ के रखा है चिराग पासवान को, कहीं जाने नहीं देना चाहती, क्योंकि एनडीए जानता है कि चिराग पासवान एनडीए से गया
तो एनडीए की नैया डूब जाएगी। इसी तरह इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो नेता है उस साहब कह रहे हैं कि भैया हो सके सही डिसीजन अगर तेजस्वी नहीं लिया तो हो सके हम 243 पे भी चुनाव लड़ाएंगे। जो हो, कोई हारा कोई जीता, हमें उससे क्या लेना देना, हमें अपने से लेना देना है भाई। जो लोग कहते हैं कि आपकी वजह से हम हार गए, आपकी वजह से हार गए, तो जब हमने इतना प्रस्ताव दिया, इतने दिन वेट किया, क्यों? अगर मेरे वीडियो पहुंच रहे तेजस्वी यादव जी तक तो यही आग्रह है, इस समय रहते पहचानिए, नहीं तो जो आप बात करते हैं सिर्फ दिखाते कि इस बार आपका जो वैश्य समाज आपके साथ है, वैश्य समाज के नेता को आप लोग जोड़ दिए हैं आरजेडी में बहुत ज़्यादा, और आपको लगता है तो वो नेता के अलावा उस नेता को कोई वैश्य समाज वोट नहीं देने वाला है। आप सभी को पता होगा कि वैश्य समाज मेन कोर वोटर किसका है? मोदी का है। और कितना भी कुछ हो जाए, जब ये प्रत्याशी जानता है, कितना भी वैश्य बड़ा हो और वो जानता है प्रत्याशी आरजेडी से है, तो वो मोदी को देखता है, यानी ऊपर वाला को देखता है, वो प्रत्याशी को नहीं देखता है। तो ये भ्रम क्योंकि ग्राउंड पे घूमते हैं और जो बात ही चलती है वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसीलिए ये आरजेडी इस भरोसे न रहे कि इस बार वैसे पूरा मेरा है, उसके बाद माई समीकरण पूरा मेरा है तो फिर हमारी बल्ले बल्ले है, तो ये तो आने वाले दिनों में पता चल ही जाएगा। लेकिन जिस तरह से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आए दिन, जी हाँ, इधर मधेपुरा में रेणुका यादव, गया से फिर भगत यादव जी, आप समझ सकते हैं। इसीलिए वेट कीजिए, और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वाकई में बिहार में एक ऐसी करामात करेगी जो लोग सोचने पे मजबूर हो जाए कि ये पार्टी ऐसे कैसे विस्तार कर गया। विशेष जाते जाते मैं आपको बता दूं कि 29 जून को, जी हाँ, पटना के गांधी मैदान में वक्फ बोर्ड बिल को लेकर बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। इसीलिए अगर मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ 29 जून को, जी हाँ, गांधी मैदान पटना में आना ना भूलें। आप लोग जितना बढ़ चढ़ के आइए ताकि सरकार को मुंहतोड़ जवाब मिले। जी हाँ, और उसके बाद मैं आपको बता दूं चलते चलते कि अख्तरुल इमान साहब 29 जून को लेकर क्या कह रहे हैं, उनकी बात सुनिए। भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान व अज़ीज़ों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आप सबको खबर है कि 29वीं तारीख को यानी जून को गांधी मैदान में जाने का एक हुक्म अमीर शरीयत हज़रत मौलाना अहमद वली फैसल रहमानी की तरफ से जारी किया गया है। आप बखूबी वाकिफ़ हैं कि मोदी हुकूमत इस वक्त हिंदुस्तान में मुसलमानों की रही सही मीरास, जो दरअसल अल्लाह की मीरास है, वक्फ की जायदाद को गस्ब करने की नीयत बना चुकी है। और ये काले कानून के ज़रिए से हिंदुस्तान में मुसलमानों की तहजीब और उसकी शरीयत को मलियामेट करने की एक नापाक कोशिश की है। शरीयत का तहफ़्फ़ुज़ हमारा ईमानी फरीज़ा है। इस मुल्क के आइन को बचाने के लिए, चूँकि ये कानून मुल्क के आइन के रूह के ख़िलाफ़ है, और अपने शरीयत इस्लामिया के अंदर जो औकाफ़ है, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे कब्रिस्तान हैं, मदारिस हैं, दूसरे दीनी अदारे हैं, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें उठना ज़रूरी है। यकीन जानिए, मछली बग़ैर पानी के ज़िंदा नहीं रह सकती और मुसलमान शरीयत के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकता। हमारी मसाजिद, हमारे मकबरे और हमारी ईदगाहें, ये सब कुछ इस वक्त आवाज़ दे रही हैं कि हम अपने ईमानी जज्बे के साथ सरसार होकर उठें और 29वीं तारीख के इस अज़ीमुस्सान इजलास को कामयाब बनाएं। यकीन जानिए, जिंदा कौमें लड़ती हैं और मुर्दा कौमें सर झुकाती हैं। अगर हमने इस वक्त सर उठाकर अपने औकात की तहफ़्फ़ुज़ के लिए कदम आगे नहीं बढ़ाया तो आने वाली नस्लों का दीन और शरीयत पे बाकी रहना मुश्किल हो जाएगा। उम्मीद है आप पूरी तवानाई के साथ इस इजलास को तारीख़ी बनाने में पहल करेंगे। हमें ही इंतज़ार आप सबका। मैं खुद भी चल रहा हूँ अपने ख़ैश वक़ारीब के साथ। सीमांचल की एक बड़ी पट्टी आ रही है। MIM के नौजवान हर तरफ से आ रहे हैं। ज़ात, मजहब, मसलक और सियासी जमातों से ऊपर उठकर ईमानी हरारत के साथ इस इजलास को कामयाब बनाइए। तो आपने देखा इस तरह से आए दिन एक से एक नेता ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आ रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है? सो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।